बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी और प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी। जी हाँ, जहां पिछले साल 5 अगस्त को तख्तापलट होने के बाद हालात सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। एक और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा तो दूसरी तरफ बढ़ी बेरोजगारी। जी हां, बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इस समय भयंकर संकट से गुजर रहा है, जिससे हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बढ़ती बेरोजगारी और गारमेंट सेक्टर को लगे इस झटके का सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के अलावा राजनीतिक हालात भी वहां पर ठीक नहीं है। हाल ही में बनी छात्रों की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी और सेना के बीच में विवाद भी गहराता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। करेंगे चर्चा बांग्लादेश के हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर संकट से जूझ रहा है। तो इस वक्त इन दिनों अगर हम देखें तो 140 कपड़ा फैक्ट्रियों पर ये ताला लगा है, जिसकी वजह से भयंकर संकट से जूझ रहा है बांग्लादेश, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। कि बीते 7 महीनों की अगर हम बात करें, तख्ता पलट से लेकर के अभी तक 7 महीनों में 140 कपड़ा फैक्ट्रियों पर ताला लग चुका है। 1 लाख से ज्यादा मजदूर इस वक्त बेरोजगार हैं, जो इन फैक्ट्रियों में काम करते थे। इसके साथ ही कई कंपनियों में मजदूरों का जो वेतन है वो 2 महीने से लेकर के 14 महीने तक बकाया भी है। कई सारी कंपनियों में उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है, और वेतन नहीं मिलने की वजह से मजदूर जो है वो सड़कों पर उतरने को भी मजबूर है। लगातार मजदूर वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईद के बाद में, हाल ही में ईद भी है, और ईद के बाद फैक्ट्रियों के बंद होने की और ज्यादा आशंका भी जताई जा रही है कि ईद जैसी गुजरेगी तो और भी कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बंद हो रही ज्यादातर फैक्ट्रियों जो हैं उनके तार सीधा अवामी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कई बड़े गारमेंट व्यापारी जो हैं उन्होंने बांग्लादेश को अलविदा भी कह दिया है, जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियों पर ताला लगा है। इसके साथ ही यूनुस सरकार पर भी दबाव जो है हाल ही के दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही लेकिन वो कुछ भी नहीं पा रहे हैं। मौजूदा स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गारमेंट सेक्टर, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्रियां बंद होने के कारण कहीं ना कहीं मंदी का संकट इस वक्त बांग्लादेश पर गरमा रहा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में गारमेंट सेक्टर की क्योंकि अहम भूमिका है, हालांकि हम देखें तो इससे सीधे तौर पर बांग्लादेश को काफी फायदा होता है। हर साल की अगर हम बात करें तो 84% विदेशी मुद्रा इस उद्योग के जरिए अर्जित की जाती है बांग्लादेश के अंदर। 40 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार इस गारमेंट सेक्टर से मिलता है। तो इसका सीधे तौर पर असर हम देखें तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल इस वक्त जुड़ रहे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अमृतपाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? तख्ता पलट के बाद जहां एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी लगातार वहां पर बढ़ रही है। गारमेंट सेक्टर पर खासतौर पर ध्यान दे तो। जी ठीक कहा आपने कि बेरोजगारी बढ़ रही है। इकोनॉमिक उसके दो मूल कारण हैं। एक तो इकोनॉमिक डाउनटर्न है, जिसकी वजह से जो उनका गारमेंट सेक्टर है उस पर फर्क पड़ रहा है। सरकार ये कहती है कि ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं बाहरले देशों से, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 84% आपकी फॉरेन इनटेक करेंसी की वो गारमेंट सेक्टर के थ्रू आती है। वो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हब है गारमेंट्स का। आप कमीजें ले लें या कुछ भी गारमेंट्स ले लें, वो मेनली आपने देखा होगा कि मेड इन बांग्लादेश का टाइटल रहता है, खास करके यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वेस्टर्न कंट्रीज में। तो एक तो जो इकोनॉमिक मंदी आई है पूरे विश्व में, उसका असर डायरेक्टली उस पर पड़ रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये सिर्फ हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये पिछले कुछ समय से चल रहा है, पिछले 2-3 सालों से, और वो लगातार चल रहा है। दूसरा उसका एक पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है किसी भी देश में तो इकोनॉमिक्स पर या इकोनॉमी पर, उसका अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा असर पड़ता है। यहाँ कई एलिगेशंस भी लग रही हैं कि जो फैक्ट्री ओनर्स थे, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग गवर्नमेंट ने लार्जेसिस डोल आउट की थी, उनके फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर, उनकी कैबिनेट के एक बड़े मंत्री, उनकी बड़ी कंपनीज थी जिनकी अबाउट करीब 70 मिल्स थी, जो डायरेक्टली पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से बंद हुई हैं। तो वो भी एक कारण है। जी, इसके साथ ही अमृतपाल, अगर हम देखें तो वहां पे जमीनी स्तर पर सेना और जो हाल ही में छात्रों की नई पार्टी बनी है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके बीच में भी विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। सेना पर कई तरीके के आरोप लग रहे हैं कि अवामी लीग को वापस लाया जा रहा है सेना के द्वारा, इस तरीके के आरोप हैं। जी बिल्कुल आरोप हैं। फौज ने सिरे से खारिज कर दिए हैं। फौज ने तो कहा है कि इट्स हिलेरियस
कि ये बहुत हंसने वाले आरोप हैं और उसको सिरे से खारिज किया है, कहा है कि ये स्टोरीज हैं, रिडिकुलस स्टोरीज हैं और इनमें कोई दम नहीं है। देखिए, उसका असेंशियल रीजन ये है कि पॉलिटिकल स्टंट मेकिंग है। अभी नाहिद इस्लाम जो पहले मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ज्वाइन किए थे जी। उनके मंत्री के तौर पर, फिर वो छोड़कर दोबारा उन्होंने ये पार्टी लॉन्च की, क्योंकि जो पिछली स्टूडेंट्स मूवमेंट थी सैड, वो एक तरह से डिफंक्ट हो गई थी। तो ये इनकी एक तरह की पोजीशनिंग का, पॉलिटिकल पोजीशनिंग का स्ट्रैटेजी है जी। कि बीएनपी को कैसे अंडरमाइन किया जाए, अवामी लीग को या जी। शेख हसीना को वापस लाना। मेरा नहीं ख्याल कि उस मुल्क में अभी ऐसा माहौल है या फौज भी ऐसा करना चाहेगी। बिल्कुल। पर हाँ, अवामी लीग की पार्टिसिपेशन ठीक। पे फौज का हो सकता है कि एक राय हो इलेक्शंस में, अगर इलेक्शंस जी। अनाउंस होती हैं या जब भी अनाउंस होती हैं। पर ठीक है। ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट ज्यादा है इसमें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए भी रखिएगा और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।